हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में पूरा एक संपूर्ण परिचय पढ़ेंगे ऋग्वेद का। हमने कल वैदिक काल का एक पूरा रोड मैप दिया था, जिसमें फर्स्ट था वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में जो चार ये वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बारे में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। उसका हम संपूर्ण परिचय पढ़ेंगे। ये हमारे पेपर फर्स्ट के पार्ट ए यूनिट 1 में है, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद का परिचय पढ़ेंगे। ऋग्वेद का परिचय है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम और पवित्र धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार यह चार वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में सबसे प्रथम और सर्वप्रमुख है। इसमें देवताओं के आवाहन और स्तुति के लिए मंत्र व ऋचाएं संकलित हैं। इस ग्रंथ की जो रचना है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के दौरान सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों के क्षेत्र में हुई। अब हमारे एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमसे हर बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद के जो संकलन करता थे वो कौन थे, तो इसमें है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। अब इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,580 ऋचाएं हैं, जिसमें से 250 इंद्र को समर्पित हैं और 200 अग्नि को समर्पित हैं। जिसमें 250 इंद्र को और 200 अग्नि को समर्पित हैं। पाठ करता ऋग्वेद के मंत्रों का सस्वर पाठ उच्चारण करने वाले पुरोहित होत या होता कहलाते हैं। ऋग्वेद की संपूर्ण संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वेद। ठीक, तो ऋग्वेद को व्यवस्थित रूप से 10 मंडलों में विभाजित किया गया, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं। जो प्राचीन मंडल है, मंडल 2 से लेकर 7 तक का जो भाग है वो सबसे पुराने मंडल हैं। जो ये पहला और 10वां है उसको हम बाद में जोड़ जाते हैं। जो 2 से लेकर 7 मंडल तक के जो मंडल हैं उनको हम वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना विशिष्ट ऋषि परिवार जैसे वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, वामदेव आदि ने की थी। नवीन जो मंडल हैं, नवीन मंडलों में है 1 और 10। ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि सबसे नए मंडल कौन से हैं जिनको बाद में जोड़ा गया, तो 1 और 10 हैं। प्रमुख मंडल में जो तृतीय मंडल है, इसके जो रचयिता हैं वो हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र में जो ये था, इसमें ये था कि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ये है ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें सूर्य देवता को समर्पित है। चतुर्थ मंडल की जो रचना है वो ऋषि वामदेव ने की। यह मंडल मुख्य रूप से एग्रीकल्चर की प्रक्रियाओं और उपकरणों और मंत्रों से संबंधित है। फिर 7वां मंडल है ऋषि वशिष्ठ। इसमें दशरथ युद्ध का वर्णन है। दशरथ की जो युद्ध था वो रावी नदी के तट पर किया गया था, जिसमें राजा सुदस और अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदस की जीत हुई थी। 9वां मंडल, इसमें अंगिरा है। इस मंडल में 114 सूक्त हैं, जो वैदिक वनस्पति के देवता सोम रस को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो हिमालय के जो कुछ इसी मंडल में हिमालय की कुछ चोटियों की का भी वर्णन किया गया है। फिर जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में विविध ऋषि हैं। इसमें पुरुष सूक्त। इसमें पहली बार बताया गया कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख होता है और इसे नासदी सूक्त भी कहते हैं। ऐसा इसमें माना जाता है कि ब्रह्मा ऋषि हैं, ब्रह्मा ऋषि के मुख, कंधे और नाभि और पैर से ये 4 वर्ण निकले हुए हैं। फिर ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन था, इसका राजनीतिक जीवन था कबीलाई राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसे जन कहा जाता था। राजा जो होते थे वो पूरे कबीले का प्रधान होता था, जिसे गोपा या जनस्थ गोपा कहा जाता है। राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति और विधत जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करती थी, जो अगर राजा कोई गलत काम करता है तो उसको उस गद्दी से निष्कासित भी कर सकती थी। फिर सामाजिक व्यवस्था थी। सामाजिक व्यवस्था जो समाज स्वरूप सकारात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति भी यहाँ काफ़ी अच्छी थी। यहाँ शिक्षा और उपनयन संस्कार का भी अधिकार महिलाओं को था। जैसे उत्तर वैदिक काल आते आते मध्यकालीन जो भारत है, यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी। ना तो उन्हें बाहर निकलने का अधिकार था, बाल विवाह थी, ये सारी कुप्रथाएं यहाँ थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसी कोई कुप्रथा नहीं थी। जैसे यहाँ अपवाला हो गया, घोंसा हो गया, सिक्ता हो गया, लोपामुद्रा हो गई, जैसी विदेशी महिलाओं का उल्लेख है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की, वेदों का इन्होंने अध्ययन किया। प्रारंभिक दौर में वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। मतलब ऐसा था कि अगर हम भले ही जन्म से शूद्र में जन्म लिया है, लेकिन अगर हमने वेद पढ़ रहा है, अगर हम वेद पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लोगों को वेद पढ़ा रहे हैं, तो हम ब्राह्मण ही कहलाएंगे। क्योंकि हम उस टाइम पे ऐसा था कि हम जिस कुल में जन्म ले रहे हैं, जिस जाति में जन्म ले रहे हैं, वो मायने नहीं रखता था, बल्कि ये मायने रखता था कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण वर्ण में पैदा होता है, लेकिन अगर वो शूद्र का काम करता है तो शूद्र ही कहलाएगा। फिर आर्थिक व्यवस्था, यहाँ जो इसका जो प्रमुख जो फाइनेंस का जो प्रमुख वेश था वो था पशुपालन था। यहाँ गाय की यहाँ पूजा होती थी। गाय को आज भी हम पवित्र और मूल्यवान संपत्ति माना जाता था और आज भी हम गाय की पूजा करते हैं। जो कृषि था उसका स्थान दूसरे नंबर पे था। फिर है धार्मिक व्यवस्था। लोग बहुदेववादी थे। यहाँ प्रकृति के विभिन्न रूप जैसे हवा हो गई, अग्नि हो गए, जल हो गए, इन सब की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद के सबसे जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, जिनको 250 जो ऋचाएँ थी इनको समर्पित की गई थी। फिर दूसरे थे अग्निदेव, अग्नि को 200 ऋचाएँ भी वर्णित थी। और तीसरे थे वरुण देव, ये इनके मुख्य थे। ऐसा माना जाता था कि जो वरुण है वो नैतिक जो एथिकल रूल्स हैं उनका वो रक्षा करते थे। फिर ऋग्वैदिक के सहायक ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य को ठीक से समझने के लिए प्रत्येक वेद के अपने सहायक ग्रंथ लिखे गए। वैदिक के ग्रंथ जो हैं वो इस प्रकार है, जैसे हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद। आप एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, एमपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेंस में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण हो गया और कौशिकी, इसको कौशिकी को सांख्यायन भी कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। फिर अरण्यक, इसमें 2 अरण्यक थे, ऐतरेय अरण्यक और कौशिकी अरण्यक। उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी थी।
और इनका जो उपवेद था वो आयुर्वेद था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद का उपवेद है वो हमेशा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है कि जो उपवेद ऋग्वेद का था वो क्या था, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था। ठीक। अब एमपीपीएससी के लिए जैसे 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है हमने ऐसे पढ़ाया है कि आप अगर एमपीपीएससी में 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद से रिलेटेड तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। 2 मार्क्स में भी आप लिख सकते हैं, 7 मार्क्स में भी आप लिख सकते हैं, 10 मार्क्स में भी लिख सकते हैं। उतना हमने सफिशिएंट आपको इन नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे दशरथ युद्ध, आपसे पूछ सकता है कि दशरथ युद्ध के बारे में 3 अंक में लिखो, तो आप लिख सकते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित यह ऐतिहासिक युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। यह युद्ध भारत वंश के राजा सुरश और 10 अन्य राजाओं, 5 आर्य व 5 अनार्य के संघ के बीच में हुआ, जिसमें राजा सुरश की ऐतिहासिक विजय हुई। पुरुष सूक्त के बारे में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कि यह जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त है। इसमें सर्वप्रथम एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से, विराट पुरुष कौन थे? ब्रह्मा थे। उस समय सबसे विराट पुरुष कौन थे? ब्रह्मा थे, जिनके अंग से हिंदू समाज की 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि होत्र किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद के पवित्र मंत्रों और ऋचाओं का सस्वर पाठ करने वाले, यज्ञ के समय देवताओं का आवाहन करने वाले विशेष पुरोहित या ऋषि को होत्र कहते हैं। आप कंक्लूजन लिखना है हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन पे आप जब अगर आप 7 नंबर क्वेश्चन लिखते हो और अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन लिखते हो तो आप कंक्लूजन लिखोगे, तभी आपका आंसर पूरा सही दिखेगा, फिनिश दिखेगा और आपको उसके नंबर भी मिलेंगे। तो आप ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत के इतिहास, सामाजिक तानवानी, प्रारंभिक राजनीति, सांस्कृतिक मूल्यों को समझने का सबसे प्रामाणिक, प्राथमिक और अमूल्य ऐतिहासिक स्रोत है। आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। थैंक यू। आज हमने ऋग्वेद का आपको पूरा पढ़ाया, अब हम कल पढ़ाएंगे आपको यजुर्वेद को पूरा संक्षेप में। थैंक यू।